Hi Kamini, welcome to my podcast, The Maya Show. I'm really happy to see you where you are today because आपने ज़ीरो से शुरू किया है. मैं आपको जानती हूँ from the first day itself एंड आपने इतने प्रोजेक्ट्स, इतने बॉलीवुड में इतने प्रोजेक्ट्स कर लिए, इतनी ब्राइड्स, इतने इवेंट्स, इतने एडवर्टीजमेंट्स आपने किए हैं एंड आपने एक बहुत अच्छा बेस आपका बना लिया है बॉम्बे में एंड विदाउट एनी बैकअप इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड यू हैव डन इट. So I feel really happy about you and really proud also. थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ तक बुलाया. मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हुई कि मुझे ये चांस मिला है. इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे बैच आपने निकाले हैं और ये चांस मुझे मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ. तो बहुत अच्छा लग रहा है. आपको तो पता है, मैं जब एकेडमी आई थी तो 1 साल लग गए थे. मैं इंक्वायरी करके चली गई थी और फिर वापस मैं 1 साल बाद आई थी ज्वाइन करने के लिए. तो मुझे वो 1 साल के बीच में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी. बहुत अपने फैमिली को कन्विंस करना पड़ा कि मुझे जाने दो, बिकॉज़ मेरा बेटा भी तब बहुत बड़ा नहीं था. मुझे लगता है 10 साल का था तभी वो. तो बहुत सारी चीज़ें थीं और फिर ये सब फाइनल करके मुझे यहाँ आने के लिए 1.5 महीने के लिए मुझे 1 साल लग गए. और फिर जब मैं यहाँ आई और फिर बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत कुछ सिखाया आपने. और मैं तो इवन मतलब एवरेज वाली बंदी थी. मुझे तो ऐसा बहुत ज़्यादा आता भी नहीं था कि, और मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी तब, अब भी हूँ. ऐसा नहीं है कि अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर पाती हूँ खुद को. अभी भी मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन तब शायद ज़्यादा थी. पर आपने हर जगह बहुत सिखाया, हेल्प की, गलत सही सारी चीज़ें बताई. सेट पे भी इवन जब मैंने आपके साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था आर्या पार, तब भी सेट पे कैसे करते हैं काम और बाकी आर्टिस्ट के साथ कैसे करते हैं, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें. बिकॉज़ मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत मतलब ऐसा नॉलेजेबल था. फर्स्ट एक्सपीरियंस था. एकेडमी ख़त्म होने के बाद हमने वो कुछ 6 महीने बाद वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था मेरे एकेडमी ख़त्म होने के बाद. बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी सारी चीज़ें. बॉलीवुड में काम करना, इंडस्ट्री में काम करना बहुत एक्साइटिंग होता है सबके लिए एक्चुअली. और मेरे लिए भी सेम एक्साइटमेंट था कि फर्स्ट टाइम किसी एक्टर को देखना और मतलब काम करना उन लोगों के साथ, फर्स्ट टाइम शूट देखना कैसा होता है. तो बहुत एक्साइटेड थे हम सब. आपको जब आपने सोचा कि बॉम्बे आके आपको मेकअप एंड हेयर करना है एंड उसके बाद इंडस्ट्री में काम करना है, आपका करियर यहाँ बनाना है, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा लीविंग योर फैमिली बिहाइंड. बिकॉज एट दिस एज फैमिली छोड़ के एक नई जगह पे नई चीज़ शुरू करना, आई कैन इमेजिन ये बहुत ही ज़्यादा गट्स का काम है. हाउ डिफ़िकल्ट वॉज इट फॉर यू? हम एक्चुअली डिफ़िकल्ट तो होती हैं चीज़ें, और अभी भी हैं. ऐसा नहीं है कि वो अभी बहुत बड़ा हो गया है, अभी भी छोटा ही है. बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा ही छोटे होते हैं एक्चुअली. तो अभी भी उस टाइम तो इनिशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी सबको कन्विंस करने में, मोस्टली बेटे को कन्विंस करने में. और उसके वो टाइम पे तो मैं मतलब हमेशा ही जाती थी घर. अब तो मैं फिर भी ऐसा होता है कि 4 मंथ 6 मंथ के बाद जाती हूँ. पर वो टाइम पे तो एक्चुअली माँ के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सब कर पाना. बच्चों के लिए तो होता ही होता है, माँ के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो मुझे लगता था कि वो कभी कभार कम इमोशनल होता था, मैं ज़्यादा हो जाती थी. ओके. बिकॉज बेटे थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं. मुझे लगता है कि अगर शायद बेटी होती तो मेरे लिए छोड़ के आ पाना बहुत मुश्किल होता. पर बेटे थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और इमोशनली भी मुझे लगता है कि वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं. मतलब फीमेल के अकॉर्डिंग मेल थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो वो कभी कभार मुझे समझा देता था कि मम्मा डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, आप ऐसे परेशान नहीं हुआ करो, ये वो. तो फिर भी टफ़ थी चीज़ें, ऐसा आसान तो नहीं कहूँगी. बिकॉज़ करीब 12 आवर जर्नी है बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट भी काफ़ी टाइम लग जाता है जाने में. तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं. प्रोफेशन है, आपको अपना पैशन अगर फॉलो करना है तो कुछ चीज़ों का तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है. आपने आपका सैलून बिजनेस जो गोवा में ऑलरेडी सेटअप है वो आप कैसे मैनेज आपने किया या आप कर रहे हो? बिकॉज आप यहाँ पे फुल टाइम यू आर वर्किंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, फिल्म्स आप कंटिन्यू बैक टू बैक कर रहे हैं. तो ये
सब कुछ मैनेज कैसे हुआ या हो रहा है अभी तक? एक्चुअली मैम तभी जब मैं बिज़नेस रन कर रही थी तभी तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। पर उसके बाद मुझे लगता है कि ये एक ऑनर होने के साथ आप ये चीज़ें समझते हैं कि अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ पे आप छोड़ के नहीं आ सकते, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं और फिर उनको सबको ठीक करने में बहुत टाइम जाता है। तो मुझे हालांकि बहुत लॉस हुआ वो टाइम पे भी जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई। स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज़ ने सपोर्ट नहीं किया, फैमिली तो ऑलरेडी मतलब बहुत कन्विंस करके मैं आई ही थी, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैंने भी एक लॉस मैनेज करना, मेंटली मैं प्रिपेयर हो गई कि चलो ठीक है, जितना प्रॉफिट होता था उतना नहीं होगा, बिकॉज मेरी एब्सेंस में ये लोग उतना एफर्ट, कोई भी जो भी बिजनेस ऑनर होता है वो जितना एफर्ट लगाता है आई डोंट थिंक कि उसके एम्प्लॉयज़ सेम एफर्ट नहीं लगा सकते। तो प्रॉब्लम तो हुई और फिर मुझे लगता है कि वो लॉस जो वहाँ से होता था वो मैं यहाँ से रिकवर करने लगी। तो मैंने थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज किया कि कोई बात नहीं, वहाँ से लॉस हो रहा है तो मैं वो चीज़ें यहाँ से रिकवर कर रही हूँ, तो ठीक है, वो फिर ठीक होने लगा। मुझे समझना पड़ा उन चीज़ों को कि मेरे एब्सेंस में ऐसा होगा। आर यू स्टिल रनिंग योर सैलून? ये तो मैम बंद कर दिया मैंने अभी, बिकॉज दोनों चीज़ें मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो मैंने फिर फाइनली वहाँ पे बंद ही कर दिया। सो बॉम्बे आकर आप सबसे ज़्यादा आपने क्या काम किया है? आपने ब्राइडल इंडस्ट्री में काम किया है या फिल्म्स में काम किया है? व्हाट एग्जैक्टली? एक्चुअली मैं कहूँ तो डिपेंड करता है। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है सेट पे तो आप शूट्स बहुत इन्जॉय करते हैं। अगर टीम अच्छी नहीं है आपकी तो फिर वो आपको 12 घंटे 13 घंटे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शूट पे ना मतलब अगर टीम, कुछ लोग होते हैं आपके सपोर्ट में, कुछ आपके अगेंस्ट हैं, तो वो टीम में जो पॉलिटिक्स होने लगता है तो फिर उन चीज़ों को लेके आप फिर एवरी डे 12-13 घंटे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ अगर टीम अच्छी है, लकीली टचवुड मुझे टीम अच्छी मिली हर बार ही, तो शूट भी काफ़ी अच्छा लगता है और फिर जब एक्टर्स सेट पे होते हैं तो उन लोगों के साथ काम करना और भी अच्छा लगता है। तो अच्छा है मैम। एक्शन मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में। मतलब लव स्टोरी गाना सॉन्ग शूट करने में बहुत मज़ा आता है, उसके बाद मुझे सेकंड एक्शन शूट करने में बहुत मज़ा आता है कि ऐसा सब भाग रहे होते हैं, ऐसे बम ऐसा लगा रहे हैं, फिर धमाके हो रहे हैं, फिर गन से शूट कर रहे हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें क्या लगता है हेयर और मेकअप दोनों आना एक आर्टिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बताऊँ, मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ब्राइड के लिए जा रही हूँ या मैं किसी क्लाइंट के लिए जा रही हूँ और लास्ट मोमेंट पे मेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे डिच कर दिया है कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है या मेरे घर में कोई बीमार हो गया है, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। तो अब मैं सामने से फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आना ही पड़ेगा। मैं उसको ऐसे बोल भी नहीं सकती। तो वो टाइम पे मुझे लगता है कि मुझे आता है इसलिए मैंने वो चीज़ें मैनेज कर ली। कि हेयर एंड मेकअप, अगर मेकअप आर्टिस्ट भी सपोज़ कभी कुछ हो गया नहीं आ पाए तो मैंने मेकअप भी मैनेज कर लिया, और अगर हेयर स्टाइलिस्ट नहीं आ पाए तो मैंने हेयर स्टाइलिंग भी मैनेज कर ली। तो दोनों आना, मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें बहुत, मैं नहीं कह रही कि आप एकदम हेयर में एकदम एक्सपर्ट होइए, बट बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए कि अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो आप वो चीज़ मैनेज कर सकें। मुझे भी एक इनफैक्ट मुझे 2 इवेंट्स ऐसे शेयर करने हैं जहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट टाइम पे नहीं पहुँचा। मैं ब्राइड ने मुझे सिर्फ मेकअप के लिए हायर किया था और हेयर स्टाइलिस्ट उन दोनों ब्राइड्स ने किसी और को हायर किया था। तो एक इवेंट में तो हेयर स्टाइलिस्ट पहुँची ही नहीं, तो वहाँ पे मुझे हेयर करना पड़ा। लकीली आई ऑलवेज हैव माई हेयर किट इन माई कार। सेकेंड इवेंट में ऐसा हुआ था कि बहुत ही बड़ी हेयर स्टाइलिस्ट थी, आई डोंट वांट टू नेम इट, एंड मेरा मेकअप हो गया, सब कुछ रेडी है, इवेंट ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला था एंड ब्राइड के हेयर नहीं हुए थे एंड शी वाज सो डिसअपॉइंटेड एंड वो ऑलमोस्ट रोने पर थी। देन आई आस्क्ड हर क्या मैं आपका हेयर कर दूँ, एंड शी सेड ओके यू गो हेड। एंड तभी 15 मिनट पहले वो हेयर स्टाइलिस्ट पहुँचती है वहाँ पे एंड फटाफट उनके बाल करती है विदाउट इवन सेइंग सॉरी। वो बाल करके निकल जाती हैं।
सो ये केस हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप डिपेंड नहीं रह सकते किसी पे। अगर आप मेकअप हेयर दोनों जानते हो तो आपके लिए बेटर है, बिकॉज देर आर चांसेस कि बहुत बार हेयर स्टाइलिस्ट आपको एंड मोमेंट पे डिच कर दें या फिर कुछ गड़बड़ कर दें। अगर आपको खुद आता है तो आप सेफ़ हो, एटलीस्ट आपका क्लाइंट सेफ़ है। आपने बॉम्बे में जब आपका काम स्टार्ट किया, आपने कनेक्ट्स कैसे बनाए? आप ये इंडस्ट्री में आपने एंटर कैसे किया, स्पेशली बॉलीवुड में? एक्चुअली मैम मैं कहूँ तो शुरुआत तो आपके साथ ही हुई, और फिर लोग जुड़ते गए। जब हमने आर पार की तो उसमें भी बहुत सारे सीनियर हमारे मेकअप दादा लोग और हेयर स्टाइलिस्ट बहुत सारे लोग थे। और मुझे लगता है कि आप काम को कैसे कर रहे हो या कैसे देख रहे हो, आपके सीनियर्स हमेशा वो चीज़ें नोटिस करते हैं। क्योंकि आज नहीं कल मुझे पता है, मुझे भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो ऐसे लगता है कि जूनियर हैं तो अच्छा है, मैं इनको काम भी सीखेंगे और मेरी हेल्प भी कर देंगे। तो मुझे लगता है उस पर्सपेक्टिव के साथ बहुत सारे लोग आपको, जो आपसे सीनियर हैं, वो आपको देखते रहते हैं। तो उसके ही थ्रू मुझे वहाँ पे आर पार के बाद जब हमने दूसरी फ़िल्म शूट की नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ, तो वो सेट पे भी मुझे वहाँ से ही एक मेकअप आर्टिस्ट थे जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया वहाँ पे जाने के लिए। और फिर मैं जब वहाँ गई तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे एक चेन बनती जाती है। मुझे लगता है कि आप अगर अपने काम में 100% दे रहे हैं और सामने वाला ये चीज़ें नोटिस कर रहा है कि आप 100% दे रहे हैं अपने काम को, तो फिर एक धीरे-धीरे एक चेन बनती जाती है। फिर आपको आगे लोग रेफ़र करते जाते हैं कि ठीक है, ये काम है आप यहाँ चले जाओ, वो काम है आप वहाँ चले जाओ। तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री ऐसा पूरे 12 आवर्स 365 डेज़ काम करती है। बीच में बहुत ब्रेक्स होते हैं, बहुत लंबा ब्रेक होता है। वो टाइम के लिए मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रिपेयर होके आप माइंड सेट करके रखो कि आपने 1 महीने काम किया है, तो मे बी आगे 15 दिन आपको नहीं भी काम मिले, तो भी आपको ऐसा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। किंग खान के साथ काम करने में आपको कैसा लगा? कैसी फीलिंग थी जब आपको पता चला ओके यू आर गोइंग टू बी वर्किंग विद शाहरुख खान? वो मोमेंट एक्चुअली मैम, मुझे जब कॉल आया कि शाहरुख की फ़िल्म है और आपको काम करना है नहीं करना है, तो मतलब मेरे लिए तो मतलब मैंने कुछ उनसे नहीं पूछा क्या बजट है, कब से शूट स्टार्ट है, कुछ भी नहीं पूछा। मैंने डायरेक्टली हाँ कह दिया कि हाँ मैं कर रही हूँ। और मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। जब शाहरुख खान, आपने जवान देखी होगी तो आपको पता होगा, वो ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में पूरा जो गन होल्डर वाला वो रहता है वो सब लगा के, और वो जब एंटर कर रहे थे सेट पे, तो मतलब लिटरली मेरे बैकग्राउंड में ऐसा गाना बज रहा था कि जानम देख लो मिट गई दूरियां। और मतलब मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं बस गिरूं नहीं, बस ओके। ऐसा। ठीक है। और उनकी स्मेल, मुझे लगता है वो अपने ऐसा परफ्यूम जो भी स्मेल है उसके लिए बहुत फेमस है शाहरुख सर। तो उनकी स्मेल ना ऐसे कई दिन तक वो दिमाग में थी कि ऐसी स्मेल है उनकी। और उनको देखना, मतलब आज भी 55 एज में वो इतने यंग, इतने हैंडसम हैं कि वो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है वो। एंड हाउ इज शाहरुख खान टू वर्क विद? बहुत ही स्वीट है मैम, बहुत स्वीट हैं और बहुत पोलाइट हैं। उनके साथ काम करके बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि एक आप इतने मतलब इस पोजीशन पे होके भी आपको एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं कि आप कितने भी बड़े हो जाएं पर आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, तब भी आप, मुझे लगता है सक्सेस आपके साथ होती है। शाहरुख खान की परफ्यूम की स्टोरी मैंने भी इंटरनेट पे काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस इसके बारे में उन्होंने बात की हैं, तो मैंने काफ़ी गूगल किया, मैंने जानना चाह रही है क्या परफ्यूम है, एंड फिर मुझे सीक्रेट पता चला शाहरुख खान के इर्द गिर्द इस महक का। मुझे लगता है वो सेट पे आते के साथ ना, आप अगर उनके आसपास खड़े हैं तो आपको फील होने लगता है कि यार, मतलब इतनी अट्रैक्टिव स्मेल है वो, कि वो आपको फील होने लगता है कि शाहरुख सर सेट पे है। आफ्टर जवान आपने और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, अगर इफ़ यू कैन नेम सम? वरुण धवन के साथ भी मैंने बेबी जॉन करी, अभी वो अभी रिलीज़ होगी दिसंबर में आई थिंक। उसके बाद फिर राना नायडू किया, और भी बहुत सारी चीज़ें, एड शूट और छोटे मोटे म्यूज़िक वीडियोस, बहुत सारे शूट्स किए।
और फिर धीरे धीरे मैंने वही आपको बोला ना कि वो चेन बनती जाती है। अगर आप काम आपका अच्छा है तो फिर आगे लोग आपको प्रमोट करते जाते हैं, आपको रेफ़र करते जाते हैं कि ठीक है, यहाँ पे भी काम है, वहाँ पे भी काम है। और बहुत सारी चीज़ें होती गई मैम इन बिटवीन। मुझे लगता है कि सबका सपोर्ट रहा, कान्हा जी का बहुत साथ रहा, सब चीज़ें उन्होंने अच्छे मुझे लोग जुड़ते गए अच्छे लोग और जुड़ते गए। राइट 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 सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि स्ट्रगल जैसा अगर मैं कुछ कहूँ कि ऐसा बहुत टफ टाइम था कि जब मैं काम नहीं ढूंढ रही थी और नहीं मिल रहा था, वैसा टाइम मुझे नहीं लगता कि आया कभी। मार्केट स्लो है वो अलग बात होती है कि वेडिंग सीजन नहीं है, शूट्स नहीं हो रहे हैं, बारिश बहुत ज़्यादा है तो अपने पास काम कम है, वैसे चीज़ें हुई। लेकिन ऐसा नहीं कभी हुआ कि सब काम कर रहे हैं और मैं घर पे बैठी हूँ, वैसी चीज़ें कभी नहीं हुई। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि यू आर वर्किंग ऑलमोस्ट एवरी डे। राइट 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 सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि स्ट्रगल जैसा अगर मैं कुछ कहूँ कि ऐसा बहुत टफ टाइम था कि जब मैं काम नहीं ढूंढ रही थी और नहीं मिल रहा था, वैसा टाइम मुझे नहीं लगता कि आया कभी। मार्केट स्लो है वो अलग बात होती है कि वेडिंग सीजन नहीं है, शूट्स नहीं हो रहे हैं, बारिश बहुत ज़्यादा है तो अपने पास काम कम है, वैसे चीज़ें हुई। लेकिन ऐसा नहीं कभी हुआ कि सब काम कर रहे हैं और मैं घर पे बैठी हूँ, वैसी चीज़ें कभी नहीं हुई। सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। बट मैम एज अ फ्रीलांसर मैं नहीं कहूँगी कि 30 डेज आपके पास काम होता ही होता है। बिकॉज अगर आप कहीं मतलब पर्टिकुलर कोई जॉब कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, बट अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप ये सोच के चलो कि आपके पास 20 डेज काम रहेगा और 10 डेज आप घर पे ही रहोगे। एनीवे सैटरडे संडे छुट्टी होती हाँ, है। सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी होती है। एनीवेज मेकअप आर्टिस्ट अगर 20 दिन काम कर ले और अनदर 20 डेज इफ दे आर सिटिंग होम, इफ दे हैव नो अदर वर्क, फिर भी उन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमा के ही बैठे हैं। बिकॉज द काइंड ऑफ अमाउंट दे गेट, इट्स मोर देन एनी अदर वर्किंग प्रोफेशनल इन द इंडस्ट्री। वो चीज़ें आपको रिग्रेट नहीं होती कि यार 10 डेज घर पे बैठे हैं। वो Right. आपकी इनकम का जो फ्लो है एक बार अगर सेट हो गया Right, तो right, फिर वो रिदम पे ही चलता रहता है कि हाँ इतना तो आना ही आना है हर पर मंथ का। और फिर आपको वो चीज़ें नहीं होती। आप फिर वो जब छुट्टियाँ होती हैं या फिर आपके पास काम नहीं होता ना, तो आप वो टाइम भी इंजॉय करते हो कि चल शॉपिंग कराते हैं, घूम आते हैं, या किसी से मिल आते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, कुछ वैसा हो जाता है बहुत। What is the best thing working with celebrities and how difficult or easy it is? सेलिब्रिटी एक्चुअली मैम मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना बहुत आसान होता है, डिपेंड ऑन ब्राइड एंड दूसरे क्लाइंट्स के साथ। बिकॉज उनको ये चीज़ें, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो हेयर मेकअप करा रहे हैं, Right. उनको ये चीज़ें पता होती हैं कि कैसे बैठना है, कब आपको रुकना है, कब आपको नहीं रुकना है, और मेकअप में कब मतलब लाइनर अगर हम लगा रहे हैं तो कब तक उनको होल्ड करके रखना है, कब उनको वो चीज़ें उनको डेफिनेटली आइडिया होता है पूरा। वो मतलब आपको लगता है कि आप एक प्रोफेशनल बंदे के साथ काम कर रहे हो, उसको आपकी स्पीड पता है, आपको उसकी स्पीड Right. पता है। तो मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना थोड़ा आसान होता है Compared to ब्राइड्स। तो लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, बाकी चीज़ें मतलब हेयर मेकअप के अलावा कुछ चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती हैं बहुत पोलाइटली, उनकी हाँ में हाँ मिला के कि ओके मैम हो जाएगा, ऐसा करेंगे, आपके अकॉर्डिंग ही करेंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो एकदम पर्टिकुलर होते हैं अपने लुक को लेके, Right. कि कंटिन्यूटी जब नहीं होती है, जब फ्रेश लुक हम ट्राई कर रहे होते हैं तो बहुत पर्टिकुलर होते हैं वो लोग कि नहीं मुझे यही चाहिए, मतलब यही चाहिए। आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, या जो सेट की नीड है या जो शूट जिस हिसाब से चल रहा है उसमें भी वो लोग बहुत सारे चेंजेस कराते हैं। और फिर बहुत बार होता है एडीज आपको कह के जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं चाहिए था। Right. फिर आप उनसे भी आर्ग्यू नहीं कर सकते कि नहीं आर्टिस्ट ने फोर्स किया कि ऐसा नहीं चाहिए था, Right. वैसा नहीं चाहिए था। Right. फिर वो चीज़ें कभी कभार एडीज को भी समझानी पड़ती हैं कि आप समझो आर्टिस्ट ने नहीं करने दिया। Right. पर बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं, अदरवाइज मोस्टली आर्टिस्ट वैसे ही होते हैं कि एक फ्लो में अगर आपको पता है कि क्या करना है, Right. और आपकी वाइब और उनकी वाइब मैच हो रही है, तो फिर वो ज़्यादा परेशान नहीं करते मुझे लगता है। सेलिब्रिटीज़ के बारे में लोगों को काफ़ी आम जनता को काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं कि वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। सो डू यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट?
एक तो चीज़ ये होती है कि लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज़ बहुत कम मेकअप करते हैं, मतलब नो मेकअप मेकअप लुक जैसा जो राइट। मिसकंसेप्शन है जो भी, तो वो वैसा होता है। एक्चुअली वैसा नहीं होता है। कैमरे के पीछे हम जितना मेकअप लगाते हैं वो कैमरे पे दिखता नहीं है। मतलब आप कैमरे पे अगर हैवी मेकअप भी लगाया हुआ हो तो कैमरे पे वो कम दिखता है। ओके। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, इतनी सारी ट्रीटमेंट कराते हैं, इतने सारे स्किन ट्रीटमेंट कराते हैं वो लोग, कि ऑलरेडी उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, पर ऐसा नहीं है कि नो मेकअप लुक होता है। राइट। मेकअप होता ही होता है सबकी स्किन पे। इवन मैं बोलूँ जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं उनके फेस पे भी अच्छा खासा मेकअप लगाते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ लगा रहे हैं। इवन न्यूज़ एंकर्स या फिर जो भी, मुझे लगता है कि जो भी कैमरे के सामने आ रहा हो, जो भी, राइट। अगर कोई बहुत छोटा आर्टिस्ट, नोन आर्टिस्ट आ रहा हो, या बहुत जो जिसने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हो वो आ रहा हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई न्यूज़ एंकर हो, किसी भी फील्ड से हो, या मतलब किसी डॉक्टर का इंटरव्यू हो रहा हो, या किसी का भी हो रहा, बेसिक मेकअप हम सबको ही लगाते हैं। ऐसा नो मेकअप जैसा कुछ भी नहीं होता है कि हम कुछ नहीं लगा रहे। कैमरे पे अगर आप कैमरे के सामने आ रहे हैं तो आपको मेकअप लगाना कंपलसरी होता है। वो या मेल हो या फीमेल हो, सबको ही मेकअप लगता है। लास्ट मिनट जो चेंजेस होते हैं सेट्स पे, वो कैसे मैनेज होता है? बिकॉज आई नो इतना सारा कियोस्क होता है एंड बहुत लास्ट मिनट चीज़ें तो बहुत होती हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे होती हैं। हाउ डू यू मैनेज दैम? लास्ट मिनट चेंजेस मैम, सेट पे मैं अगर बहुत फ्रैंकली बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ पे करनी पड़ती हैं। राइट। कि अगर आपके पास डायरेक्टर ने बोल दिया कि नहीं मुझे ये नहीं ये चाहिए, राइट। तो आपको लास्ट मिनट वो जुगाड़ ही करना पड़ता है। और आपको वो जुगाड़ एक्सपीरियंस से आता है। राइट। आप 2 दिन में अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये नहीं समझ सकते कि आपको वो जुगाड़ आएगा, नहीं आएगा। बिकॉज मुझे याद है जब प्रोस्थेटिक नहीं होता था इतना हाई लेवल पे, तब ज़्यादा लोग कॉटन के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ वो लोग ब्रूजेस दिखा देते थे और वुंड्स दिखा देते थे। वो लोग ये चीज़ें तब भी करते थे, और तब हमें, मुझे नहीं लगता कि समझ में आता था कि ये, मुझे लगता है तब कैमरा भी वो लेवल का नहीं आई था। थिंक वो टाइम के लिए वो सारी हाँ, चीज़ें सही वो थी। सारी चीज़ें सही थी। और फिर मुझे लगता है कि वो टाइम पे ही आपको लगता है कि आपके सीनियर्स ने कैसे मैनेज किया है उस सब चीज़ों को। अगर आप सेट पे नए हैं तो आपको वो सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि आपके सीनियर्स लास्ट मोमेंट कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और अगर आप मतलब खुद मैनेज कर रहे हैं तो आपने वो चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं कि लास्ट मिनट कैसे मैनेज की जाती हैं। बिकॉज आपको सिर्फ 10 मिनट्स दिया जाता है, सिर्फ 5 मिनट्स दिया जाता है कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, आप फटाफट ये लुक चेंज करके ये लुक लेके आओ। राइट। बहुत बार होता है कि आर्टिस्ट को पूरा ब्लड में भिगा दिया है और फिर होता है कि नहीं हम फिर ये रीशूट करेंगे, फिर से फ्रेश करके लेके आओ। राइट। तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर पूरे बॉडी पे ब्लड लगाया हुआ है, बहुत मारधाड़ हुई है, राइट। तो वो पूरा क्लीन करना। और इवन मुझे लगता है कि उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आर्टिस्ट का होता है, क्योंकि वो भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं कि ठीक है आपसे नहीं हो रहा, फटाफट चलो दो मैं कर देता हूँ। राइट। बहुत, क्योंकि जब ब्लड सूख जाता है तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, या मेकअप कभी बहुत फटाफट करना है तो उन लोगों का होता है कि आईज पे जैसे मस्कारा लगाने में बहुत सारे आर्टिस्ट अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उनका होता है दो मैं लगा लेती हूँ फटाफट। तो आर्टिस्ट भी बहुत बार बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। और हमें तो जो अपनी स्पीड दिखानी होती है, मतलब जो आप आराम से जो सुबह काम किया आपने सेट पे आर्टिस्ट को 1 घंटे में रेडी किया है, वो आपको दोबारा चेंज करके फिर से रेडी करना है, तो वो सिर्फ आपके पास 5 मिनट होते हैं। राइट। तो वो आपको थोड़ा मतलब मैनेज करके, थोड़ा अपनी स्मार्टनेस दिखा के और थोड़ा जुगाड़ लगा के करना पड़ता है। Right. What about collaborating with any other makeup artist or hairstylist, maybe stylist or photographer for maybe less amount or maybe free of cost? What do you think? कितना important है एक collaboration में काम करना? मैं तो बोलूँगी कि कोलैबोरेशन करना चाहिए। बिकॉज़ सोशल मीडिया का टाइम है, जितना आप शो ऑफ करोगे उतना आप हिट करोगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपको फेम मिलेगा। तो कोलैबोरेशन करना चाहिए। और कोलैबोरेशन के थ्रू जो न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी अभी करियर स्टार्ट किया है, इवन उनके लिए तो कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि वो देखें कि शूट कैसे करते हैं, आर्टिस्ट के साथ काम कैसे करते हैं, या आप किसी सीनियर के साथ अपने आप उनको असिस्ट करने भी जा रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर आपको जाना पड़े
तो मुझे लगता है जाना चाहिए, बिकॉज आपको अपने सीनियर से जो चीज़ें हम अकेडमी में सीखते हैं और जो चीज़ें हम सेट पे करते हैं या जो हम काम आर्टिस्ट के साथ करते हैं, वो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। राइट क्योंकि अकेडमी में हमें पूरा टाइम दिया जाता है, 2 घंटा 3 घंटा, कि आप ये लुक क्रिएट करो, और वहाँ पे आपको पता होती हैं चीज़ें कि हाफ एन आवर है या फिर 15 मिनट्स है, आपको कैसे करना है मेकअप, कितना Right, क्विक right. करना है और कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, आर्टिस्ट को कैसे हैंडल करना है। वो सारी चीज़ें आप सेट पे ही सीखते हो या क्लाइंट के साथ ही सीखते हो। अकेडमी में ये सब चीज़ें राइट आप राइट नहीं सीख सकते प्रैक्टिकल हो। बेसिकली हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज आप जब रियल लाइफ रियल क्लाइंट लाइफ। करोगे तब आपको जी। मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको असिस्टिंग भी करनी चाहिए, आपको कोलैबोरेशन भी करना चाहिए। अगर किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ आपको कोलैब करने का मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज आप उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो, मे बी आपका काम उसको अच्छा लगा, राइट तो नेक्स्ट टाइम वो आपको बोलेंगे कि ठीक है आप पर्सनली आ जाओ करने, या पेड में भी आपको बोलेंगे राइट करने के राइट लिए। राइट पर राइट आप जब तक आप अपना काम दिखाएंगे नहीं, तब तक किसी को भी पता कैसे चलेगा कि आपके काम का लेवल क्या है, या आप राइट किस लेवल पे चीज़ों को जानते हैं, करते राइट हैं। राइट राइट कोलैबोरेशन से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका वर्क बहुत सारे लोगों के पेज पे जाता है, बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पे जाता है। मे बी फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, सब लोग पोस्ट करते हैं, एंड वहाँ पे उनके जो व्यूअर्स, उनकी जो ऑडियंस है, उनको पता चलता है कि सो एंड सो पर्सन एग्जिस्ट, अरे ये मेकअप इसने किया है, अरे ये हेयर इसने किया है। सो वहाँ से आपको काफ़ी काम मिलता है। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है मैम, बहुत सारे फोटोग्राफर ने, हेयर स्टाइलिस्ट ने, मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत बार ऐसा बोला भी है, जिसको काम कोलैबोरेशन के टाइम पे काम पसंद आ गया है, Right. उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट शूट हमारा ये है, पेड है, ऐसा है, आप आ जाना। तो अब मुझे लगता है आप अपना काम इसी तरीके से दिखा सकते हो, कोलैबोरेशन करके। राइट राइट और आपके पेज के लिए भी कंटेंट, अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो, Right. अगर कोई भी नोन फेस है उसके साथ आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, तो आपके पेज के लिए भी अच्छा है। राइट राइट उसके पेज पे भी वो चीज़ें जाती हैं, आपके पेज पे भी आती हैं, आपको कंटेंट भी मिल जाता है। अगर किसी को फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, सो उसको क्या क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, या बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जिनको फिल्म में काम करना है, वो फैसिनेशन है, तो उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे आप? मुझे लगता है मैम, पहले तो सबसे पहले अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो पहले एक अच्छी एकेडमी से आपको कोर्स करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे चलता है मेकअप, हेयर का पूरा सारी चीज़ें, जो लोग मैनेज करते हैं उन सब चीज़ों को, कंपनी को, वहाँ पे आपको अपने इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, अपना जाके आपको बताना पड़ेगा कि भाई कुछ है तो राइट हम आगे कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे मुझे लगता है आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो फिर लोग आपको अप्रोच करते जाते हैं। एक आपको पोर्टफोलियो पे भी बहुत काम करना पड़ेगा इनिशियली, क्योंकि सबसे पहले या शूट में हो या ब्राइडल अगर आप कर रहे हो, तो ब्राइड भी सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो ही मांगती हैं। अगर आप शूट पे जा रहे हो, तो वो लोग भी आपसे पूछते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, बिकॉज नए लोगों को शूट पे थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, राइट बिकॉज शूट पे बहुत ज़्यादा काम होता है एक्चुअली, राइट कि 12-13 घंटे आपको काम करना है, और बहुत सारी चीज़ें वैसी होती हैं जो लास्ट मिनट पे चेंजेस हो जाते हैं। राइट तो वो लोग नए लोगों को एक्चुअली थोड़ा कम वो करते हैं। आपको एड शूट में नए लोगों को काम मिल जाता है, ई कॉम में बहुत सारा काम है नए जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए। राइट ई कॉम शूट आप करिए, पोर्टफोलियो, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं नए जिनको पोर्टफोलियो बनाना रहता है अपना, उनके साथ आप कोलैबोरेशन करिए। वो मतलब आगे आपका काम भी दिखेगा आपके पेज पे, और आपको आगे अप्रोच भी करेंगे। बहुत सारे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं जो कोलैबोरेशन के लिए मतलब अपने स्टोरी पे हमेशा ही डालते रहते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों को देखते रहिए, नोटिस करते रहिए कि किसके साथ कोलैब करना है, किसके साथ काम करना है। और इंडस्ट्री में धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से आपका लिंक बन ही जाता है जाने का। राइट क्योंकि इंडस्ट्री में भी बहुत काम है मैम। काम मुझे लगता है कि मैं अगर सच कहूँ तो बॉम्बे में ही बहुत काम है। आपको बस काम ढूंढना आना चाहिए। वो जैसे कहते हैं ना, मैग्नेट लेके आपको अपने काम को अट्रैक्ट करने राइट कि राइट आप बस मनी अट्रैक्ट करने वाला एक मैग्नेट ले लो, और आपका काम अच्छा है तो वो धीरे धीरे हर जगह से आपको काम आने लगेगा। राइट ब्राइड्स का भी, शूट्स का भी,
छोटे जो ई-कॉम शूट हैं, एड शूट हैं, बहुत सारे अब तो लोग पर्सनल भी प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। Yes, yes. If you're serious about your work and if your working attitude is good, you will do really good in film or bridal or any assignment. बिकॉज मुझे लगता है मैम, यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप स्मॉल सिटी में किसी स्मॉल टाउन में काम कर रहे हैं, तो आपको मतलब एक ही कल्चर के, एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं। यहाँ पे अगर हिंदू का ऑफ सीज़न है तो मुस्लिम्स का सीज़न है, अगर नहीं है तो जैन का सीज़न है, गुजरातीस का सीज़न है, मतलब किसी ना किसी कम्युनिटी से आपको हर बार ये चीज़ें चलती रहेंगी कि आपके पास पूरे साल कुछ ना कुछ चलता है। आजकल तो शादियां श्राद्ध में भी होती हैं हमारे यहाँ पे, कितने एनआरआईज आते हैं और इन्हीं श्राद्ध के टाइम पे ही आके शादियां करते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं। मुस्लिम्स के लिए श्राद्ध नहीं होता, Right, वही right, मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं जिनके लिए ऑफ सीजन मैटर ही नहीं करता है। Right. आपको हर टाइम पे कुछ ना, अगर आप सिर्फ ब्राइडल में जाते हैं, अगर आपको सिर्फ शूट नहीं करना है तो भी आपके पास पूरे टाइम कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा काम। राइट। आप ऐसा नहीं है कि जैसे अब अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक टाइम होता है जब ऑफ सीज़न हो जाता है तो पूरा श्राद्ध में फुल ब्रेक हो जाता है। अभी ये टाइम पे भी वेडिंग सीज़न नहीं होता है तो फुल ब्रेक हो जाता है। अब 3-4 महीने आपके पास कोई काम नहीं है। पर यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको वो अट्रैक्ट करना आना चाहिए, आपका काम उतना अच्छा होना चाहिए कि आपको लोग आगे अप्रोच करते जाएं, आपकी पब्लिसिटी होती जाए, वैसा। कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहोगे व्यूअर्स को जो आपने सीखी हो थ्रू आउट योर करियर? कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो फिर एक बार आपके करियर में ब्रेक आया तो फिर आते चला जाएगा। राइट। तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, पर आपको थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि आप सोशल हो, सबके साथ बहुत पोलाइट हों, सोशल हों, आप मीटिंग्स करते रहिए, लोगों को नेटवर्किंग, हाँ नेटवर्किंग कर रखिए। आप दूसरों को ये होना चाहिए कि आप एग्जिस्ट करते हैं। राइट। आपकी एग्जिस्टेंट है अभी भी, ऐसा नहीं हो आप 6 महीने दिन नहीं दिखेंगे तो आपको लोग भूल जाते हैं। राइट। तो आपको कंसिस्टेंटली आपको वो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी मार्केट में भी, अपने कलीग्स के साथ भी, अपने कंपनी के साथ भी कि मैं हूँ अभी भी। बेस्ट वे टू बी विजिबल इज सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, दैट मीन्स यू आर डेड, यू डू नॉट एग्जिस्ट। दिस इज द फैक्ट इन टूडेज लाइफ। आपको सोशल होना चाहिए बेसिकली। पहले तो सबसे पहली बात यही है, आप सोशल रहेंगे तो आप सबको मैसेजेस करते रहिए। आप मीटिंग्स, कोई वर्चुअल मीटिंग हो रही है आप उसमें ज्वाइन होइए। और पर्सनली भी आपको अगर लगता है कि किसी के साथ मीटिंग करनी है, फ्रेंड्स के साथ या किसी ग्रुप के साथ, तो वो भी आप करते रहिए ताकि लोगों को पता रहे कि आप राइट। और सोशल मीडिया इज समथिंग वहाँ पे आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे तो मुझे लगता है ही ज़रूरी मैम, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे अगर आपने कहीं जाने की डाली पिक्चर्स की, मैं यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ और वहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, तो लोगों ने आपके ट्रैवल की फोटोज तो देखी, लेकिन आप आ गए, आपने वो स्टोरी नहीं डाली तो उन लोगों को लगता है कि आप आए नहीं हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअसली रहते हैं, राइट, जो तो वो हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको हर किसी को एक अपडेट देनी चाहिए अपने लेवल पे कि हाँ मैं हूँ। आपको सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ पोस्ट करनी है। आप बाहर जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, एयरपोर्ट पे हो, घर पे हो, क्या खा रहे हो, फ़ोटो खींचो डालो। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, फ़ोटो खींचो डालो। आप डिस्को में जा रहे हो, फ़ोटो खींचो डालो। आप वर्क प्लेस पे हो, आपके BTS डालते रहो। दिस इज़ हाउ यू विल कीप योर ऑडियंस एंगेज एंड लोगों को पता चलेगा कि आप एग्जिस्ट करते हो। अदरवाइज अगर आप थोड़े दिन नहीं दिखोगे, आपको सब भूल जाएंगे। बॉम्बे में मुझे लगता है कि आर्टिस्ट की कमी नहीं है मैम, बहुत आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं। मुझे लगता है इस वजह से शायद उनके पास काम कम है। राइट। और जो लोग एक्टिव हैं वो लोगों के पास बहुत काम है, इवन इफ देयर वर्क इज नॉट सो ग्रेट। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है थोड़ा सोशल होना सोशल मीडिया पे भी ज़रूरी है और आपको सोशल मीडिया के अलावा भी सोशल होना ज़रूरी है। राइट। थैंक यू वेरी मच कामिनी फॉर कमिंग ऑन दिस शो। आई एम रियली प्राउड टू सी यू वेयर यू आर
and I wish you all the best. थैंक यू सो मच मैम, आपने वो मौका दिया मुझे, और मैं तो सच में कहूँगी कि आप वो ज़रिया हो जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि क्या पता शायद कोई और मेंटोर होता जो ऐसा नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। पर आपको ही सारा क्रेडिट जाता आज मैं जहाँ हूँ। हम अपने गुरुओं की वजह से ही हैं। मुझे सच में बहुत खुशी है उस बात की कि आपने मुझे ये मौका दिया, और आपका सपोर्ट हमेशा मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स के साथ है। पर हम लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चांस मिला आपके साथ काम करने का, आपकी कुछ हैबिट सीखने का। बहुत बहुत सारी ऐसी खूबसूरत यादें हैं। हमने ब्राइड्स भी एक साथ करी हैं, हमने शूट्स भी एक साथ करे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, और बहुत बहुत मज़ा आया है। Thank you so much for coming, Kamini. I feel really proud that you have reached this level, and I wish you all the best and you have a safe journey. Thank you very much.